are one of our strength of Banaras. जो strength आता है बनारस का, that is totally, I think, Mr. Deepak Madhok. In fact, this is part of my profession also, to encourage young minds. When you enter in Sunbeam or any college, any school of yours, there is a word that is Jai Hind, which always comes. ये आदर्श अगर माना जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। शुरू से ही आज से इन्हें पढ़ता था तभी से। The viewers really wanted to know what was your schooling journey, your university journey, but that was a very big reason कि आपकी मम्मा ने कहा you just come back and join our things. And it was a pleasure because I was always interested in education. 40-38 बच्चों से फिर आई इंजीनियरिंग में 72 में, आज से 52 years पहले शुरू हुआ। Actually, problems are opportunity in disguise. आपके सनबीम में जो बहुत बढ़िया एक्शन लिया था, that was online. इतना आसान नहीं था कि सारी चीजें स्टडीज को ऑनलाइन शिफ्ट कर देना। एकदम ठीक कहा जी आपने, और ये बिल्कुल सत्य है कि सबसे अच्छी कोरोना के टाइम पे सनबीम की क्लासेस चली थी ऑनलाइन, और उसमें हमारे टीचर्स को पूरा श्रेय जाता है। अभी अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, कभी किरण बेदी जी आ रहे हैं, सबको हम लोगों ने ऑनलाइन लाए हम, और जूम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कराया। प्रॉफिट पैशन नहीं हो सकता, पैशन प्रॉफिट हो सकता। आप हर समय कुछ करते रहिए, हर समय आगे बढ़ते रहिए। दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रहिए, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, मूव करते रहना चाहिए। जस्ट कीप वॉकिंग। तो बच्चे सर आई थिंक पास नहीं कर पाते होंगे, कुछ फेल भी कर जाते होंगे। Knowledge is everywhere. The child who asks the right question should be given the highest marks. तो क्या वो गलती बच्चे की है या फिर टीचर की है? मैं तो समझता हूँ कि सारी गलती टीचर की है। और आज आपके फेवरेट बनारस के फेवरेट दी पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी, इस काउच पे बैठ के हम करते हैं बड़े लोगों की खूब सारी बड़ी बातें। हमें भी तो ऊंची उड़ान उड़नी है। एक स्पेशल पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे, कैसे उन्होंने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है बनारस के लिए एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम को लाकर। जी हाँ, और अगर इनके बारे में बताऊं तो 21 साल की उम्र में ही इन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को एक बार में क्रैक कर दिया, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। और बताऊं, कोरोना काल में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इतना स्मूथ बनाया कि हर बच्चा घर में बैठ के बहुत आसानी से अपनी पढ़ाई कर रहा था। ये बनारस के बहुत बड़े नाम है, बनारस ही छोड़िए यूपी के बहुत बड़े नाम है, मिस्टर दीपक मधोक, द सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, आज इनसे जानेंगे कि कैसे इनको बनारस से इतना प्यार हो गया और बनारस में इन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कैसे दिया, आज भी अपने बिजनेस को इतने सही तरीके से कैसे संभाल रहे हैं, और जानेंगे कि बनारस में ये कैसे करते हैं खूब सारा फन अपने दोस्तों के साथ, और भी जानेंगे इनके बारे में। आइए सुनते हैं इन्हीं से। जय हिंद एंड वेरी गुड इवनिंग सर। Sir, thank you so much for accepting our invitation. It really means a lot to us. We all were thinking कि I don't know आपके साइड से हमें हाँ मिलेगा ना मिलेगा, because we just started, और एक hesitation होता है to ask, because we thought to do something really wonderful. We thought कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत लोगों से अच्छी बातें करके, आई थिंक उनके करियर की बातें करके, हाउ दे ग्रोन अप, हाउ दे हैव स्टार्टेड देयर करियर, हाउ दे बिल्ड अप, एंड उससे शायद बाकी सारे लोग जो व्यूअर्स होंगे वो जानेंगे कि आखिर ये बनारस की स्टोरी है क्या। यू आर वन ऑफ आवर स्ट्रेंथ ऑफ बनारस। जो स्ट्रेंथ आता है बनारस का, दैट इज टोटली, आई थिंक, मिस्टर दीपक मधोक, एंड thank you so much for coming, sir. Thank you. In fact, this is part of my profession also, to encourage young minds and to motivate them. See, sometimes people ask me कि लोग पूछते हैं आप काम क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं उनको सही चीजें बताना, उनको सही शिक्षा देना, उनको आगे बढ़ाना, प्रोफेशनल एडवाइस देना, और बताना कि तुम्हें अगर फेलियर्स हैं तो फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। और जीवन में देखिए उतार चढ़ाव जीवन के रंग है, तो बहुत अच्छी चीजें होती है, एंड आज टेक्नोलॉजी ये अवसर दे रही है आपको, that you have, like I was telling you, you have created the Pooja Goswami podcast. It's like a TV station.
एंड पुराने जमाने में हम लोग को दूरदर्शन पे अपॉइंटमेंट लेना और जाना और करना और बहुत बड़ी बात होती थी कि आपका इंटरव्यू आ रहा है दूरदर्शन पे, और वो भी ऐसा दूरदर्शन जिसको कि एंटीना को हिलाना पड़ता था ताकि वो ठीक ठाक उस पे ब्लैक एंड व्हाइट आए. बट टुडे यू आर इन अ पोजीशन टू create stories and motivate people. Yes, absolutely. Sir, I will start with something which is like I'm seeing from last 20 years, या फिर 10-15 years. I have seen when you enter in Sunbeam or any college, any school of yours, there is a word that is Jai Hind, which always comes. I really want to know what. एक तो जैसे ही कोई जय हिंद बोलता है यू फील पेट्रियोटिक, यू फील एक गूजबम जैसा भी आ जाता है, यू फील लाइक अरे दिस इज समथिंग रियली The fact is that I was very much motivated and I used to like मेरे आदर्श अगर माना जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे. शुरू से ही, आज से मैं पढ़ता था तभी से ये उनकी कहानी और उनका ये एक फिल्म उन पे आई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे, जिसमें वो हिटलर की सबमरीन से पनडुब्बी से भारत के तट पे के पास से निकल रहे होते हैं, जबकि उनको जापान लेके जा रही है वो पनडुब्बी, और वो यू बोट के कैप्टन से कहते हैं कि आप मुझे ऊपर ले जाओ, अगर भारत में अपनी जन्मभूमि को देख लूं. तो कैप्टन कहता है कि नहीं, यहाँ मत ऊपर है, ये यहाँ तो बहुत अटैक भी हो सकता है. लेकिन वो आते हैं और उस पनडुब्बी के ऊपर चढ़ के वो सलाम करते हैं और पहली बार जय हिंद बोलते हैं. और उसके बाद वो जय हिंद उनका इतना बड़ा मोटिवेशन होती है. देखिए, एक आदमी अपनी आईसीएस की नौकरी जो लंदन जाके जिसने किया, सुभाष चंद्र बोस जी की जो कहानी अगर आप पढ़े तो बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा उनका जीवन है. सो प्रभावित होके हमने संगीत में जय हिंद शब्द को रखा. सो द स्टोरी ऑफ जय हिंद इज ऑल बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी. Sir, before starting our theme of discussion, our theme of topic, which is education sector, we really wanted, I think the viewers really wanted to know what was your schooling journey, your university journey. Little bit I have searched, तो एक इलाहाबाद जर्नी है आपका, देहरादून जर्नी है, and of course Sunbeam तो एक है ही. My parents had gone abroad and उन दिनों में बच्चों को साथ ले जाने का ना तो फंड्स होते थे, ना परमिशन थी. मेरे फादर बाहर गए थे और वो जो बैकग्राउंड थे उन्होंने और फादर, तो उस समय मेरे को उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया था. और पहाड़ों के हॉस्टल ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ है. और आई वाज वेरी यंग, इनफैक्ट आई वाज ओनली 5 or 6 years old. एंड देन उन जब उस जमाने में ना तो मोबाइल्स थे, ना कि कम्युनिकेशन का इतना था नहीं पेरेंट्स के साथ. आप चिट्ठी लिखते थे, वो 2 महीने 1 महीने बाद आती थी. और वो लाइफ बड़ी डिसिप्लिन लाइफ थी और हम लोग बड़ा परेशान भी थे शुरू में. मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन उसने बहुत कुछ सिखाया उस जीवन में. और हॉस्टल की लाइफ के बाद फिर मैं बनारस आया, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंट जॉन स्कूल में पढ़ा. और सेंट जॉन स्कूल के मैं पहले बैच का 63 में मैंने ज्वाइन किया था. और 63 में क्लास 4 में था मैं. इसके बाद केंद्रीय विद्यालय आया, 67-68 में क्लास 8 थे. और 71 में मैंने हाई स्कूल किया केंद्रीय विद्यालय से. हाई सेकेंडरी होता था बीएचयू केंद्रीय. बहुत अच्छी जर्नी थी. बीएचयू में बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में, और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री मैंने इलाहाबाद से किया, एमएससी बायोकेमिस्ट्री. इस बीच में मित्रों ने कहा कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन चलते हैं, और हम सब साइकिल से वहां गए. हमने वहां पब्लिक सर्विस कमीशन का मजाक में ही फॉर्म खरीद लिया. और खरीदा तो हम 10 थे, उसमें से 4 का हो गया. बहुत पढ़ने वाले थे सब लोग, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी. और I was only 21 when I joined. तो पूरे दिन तक ट्रेनिंग और ज्वाइन किया. और उसके बाद फिर मैंने दोबारा सिविल सर्विसेज सब लोग सेवा फोर्स के लिए भी किया. तो मेरी रैंक 155 थी. और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स नहीं थे. मेरा बॉटनी और जोलॉजी के नंबर बहुत अच्छे नहीं आते थे उन लोगों में. और मैंने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी दोबारा पढ़ के फिर एग्जाम दिया था पब्लिक सर्विस कमीशन.
जबकि मैंने क्लास में नहीं पढ़ा था उसको। अच्छा था और बहुत अच्छी जर्नी थी। थोड़े दिन में रहा, मेरी कई जगह पोस्टिंग हुई और मसूरी में पोस्टिंग थी एज ए यंग ऑफिसर। एंड इसके बाद मैं मिर्जापुर में था, वाराणसी में मैं 8-10 साल रहा, काफी दिन रहा, और फिर यहीं से मैंने इस्तीफा किया, यहीं से। So, sir, we all know about your undivided contribution to this education industry. लेकिन अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूं, तो 30-35 साल पहले बनारस इतना पॉपुलर शहर नहीं था। मैं कुछ सालों पहले की बात बता रही हूँ। 6 से 7 साल पहले मेरा ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स मैंने एमिटी से किया था। तो उस दौरान जब मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलती थी कि आई एम गोइंग होम, तो दे यूज्ड टू लाइक, अच्छा तू अपने गांव जा रही है। तो इट वाज यूज्ड टू बी लाइक दिस, राइट। सो बनारस वाज नॉट दैट पॉपुलर। और आपने तो 30-35 साल पहले एक इतना अच्छा करियर, आई थिंक पीपल डाई फॉर इट। आपने एक बार में अपना IPS क्रैक कर दिया था, विच आई नो। और फिर उसके बाद IFS, फिर उसके बाद IRS। सो सर, इसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आई थिंक व्यूअर्स को ये बात बिल्कुल नहीं पता है, और आप बनारस के अपने पॉडकास्ट पे आपको जानने का मौका मिलेगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सर्विस एक ऐसी चीज है जो कि लोग सोचते हैं कि सरकारी सेवा बहुत आसान है या सरकारी सेवा में कुछ नहीं करना होता। गवर्नमेंट सर्विस बहुत मुश्किल है, और गवर्नमेंट सर्विस में जितना आप सीखते हैं वो शायद आप बिजनेस में नहीं सीखते। और मैंने तो ये देखा है कि सभी गवर्नमेंट सर्वेंट गलत नहीं होते। 90%, 80% उसमें अच्छे होते हैं, जो कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत से DM हैं, बहुत से प्रशासक हैं, बहुत से SDM हैं, बहुत से DSP हैं जो वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर पॉजिटिव देखा जाए तो वो अपनी घर बार छोड़ के, अपना होम टाउन छोड़ के, उनकी ट्रांसफर होती रहती है हर 6 महीने 8 महीने के बाद। उनके बच्चे डिसलोकेट होते हैं, बहुत टफ है लाइफ उनकी। फिर भी वो मैंने देखा उनको बहुत करीब से, मुझे लगा कि वो एक्सपीरियंस जो हुआ, जैसा आप कह रही हैं 3-4 सेवाओं में जाने का, उस एक्सपीरियंस से और एक यूथ के रूप में जाने बहुत लाभ हुआ। मैनेजमेंट स्किल्स आ गई, क्योंकि यहाँ कोई फेल का, प्राइवेट में तो फेल होना कोई बात नहीं है, यहाँ फेलियर तो कोई सुनता नहीं है। अगर आप सरकार में आपने गलत कुछ काम कर दिया तो आप सस्पेंड ही होंगे सीधे, और आपके पीछे हमेशा लोग कुछ ना कुछ लेके पड़े ही रहते हैं सरकारी नौकरी। तो मैं गवर्नमेंट सर्विस को बहुत हाई मार्क्स देता हूँ। गवर्नमेंट के सर्विस में जो एक्सपीरियंस होता है उसको भी मैं मानता हूँ कि मूल्यवान है, और मुझे आसानी हो बिजनेस में या एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो सर, लगभग 10 साल तक आपने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हमारी कंट्री को, और फिर उसके बाद, जैसे कि मैं अपनी पुरानी बात पे कह रही थी कि बनारस उस टाइम इतना नोन नहीं था, और आपको जो हासिल हो चुका था वो कितनों का सपना था। कितने लोग उस जगह आने चाहते थे जहां आप हैं, जहां आप थे, और उस चीज को छोड़कर बिजनेस में शिफ्ट हो जाना, या फिर नहीं, अपने परिवार के स्टार्ट किए हुए किसी जर्नी को चुन लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और उसको आज तक आप जहां तक लेकर आए ना, आई थिंक nobody was ever dreamed of doing it. So we really wanted to know कि what was the thought, what was the motivation, what was the goal you made कि ठीक है मैं शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा जो है ट्रांसफर बहुत होता था। ओके। और कई बार ट्रांसफर होता था, कुछ ऐसे स्थानों पे होता जिसका नाम भी नहीं पता होता। तो एक स्थान था मेरा जब ट्रांसफर हुआ, उसका नाम था पिलखुआ। ओके। तो मैं पहले नक्शे पे देखना, उस समय तो बड़ा वो डिजिटल तो कुछ था नहीं, यूपी का नक्शा ढूंढा और कहा साहब मायावती जी का जमाना था, 91 की बात है। और वो पिलखुआ स्थान पता चला कि साहब गाजियाबाद का कि एक तहसील है, नोएडा के पास है। तो वहां मुझे ज्वाइन करना था, मैंने ज्वाइन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर से निकले हैं, आपके पास दो चार बक्से हैं, आपकी वाइफ आपके साथ है, बच्चे हैं, और आप ट्रेन में बैठे हैं, लाइफ कुछ अलग लाइफ होगी। अब उसके बाद जब मैंने रिजाइन किया और ये सोचा, क्योंकि पेरेंट्स की, मेरे फादर की डेथ हो गई 88 में, जबकि मैं 33 ईयर्स का था। तो 33 वर्ष की आयु में ताकत आया चला जाए, छोटे भाई भी थे, और
उसके बाद मदर ने कहा कि नहीं, अब आप नौकरी छोड़ दो और आप आइए, और अपना संडे तक भगवानपुर और दुर्गापुर 2 जगह था। और मैंने फिर ज्वाइन कर लिया और भगवानपुर को देखा मैंने, और मेरी वाइफ भारती जी पहले से थी, तो और हम दोनों फिर आए, मैंने ज्वाइन करके उसको, और मैंने एक झटके में एक ही दिन डिसाइड किया कि अब नहीं करना है। तो छोड़ दिया। मेरे साथ के बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो उस समय बहुत, 2 लोग तो मुझे ट्रेन पकड़ के समझाने आए। उन्होंने कहा कि साहब आप क्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से तो होता है ये, और सिविल सर्विसेज में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आज वही 2 मेरे बैचमेट्स हैं, मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि भाई आपका डिसीजन ठीक था और आपने अच्छा किया। बट सर आपकी मम्मा ने कहा कि वापस आ जाओ। उस जमाने में अगर बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पे आ जाए तो मम्मा बेसिकली प्लॉन करती हैं कि मेरे बेटे ने ये हासिल किया है एंड ही इज डूइंग सो वंडरफुल। आई नो योर जर्नी वाज टफ। उस टाइम का जो भी आपकी शिफ्टिंग रिलोकेटिंग जगह थी वो काफी टफ थी, लेकिन ये स्टोरी ना, आपको बेसिकली दर्द आपको पता होता है, लेकिन ऊपर से एक पोस्ट आपको मिला है, एक डेजिग्नेशन मिला है, उसकी हैप्पीनेस ही आपके परिवार वालों को अलग होती है। बट दैट वाज अ वेरी बिग रीजन कि आपकी मम्मा ने कहा यू जस्ट कम बैक एंड जॉइन आवर थिंग्स। And it was a pleasure because I was always interested in education. और यहाँ बच्चों के बीच में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था जब छुट्टियों में आता था बच्चों को, और सनबीम के बच्चों को एनुअल फंक्शन की तैयारी करना है, केमिस्ट्री पढ़ाना, बायोलॉजी मुझे बहुत ही पसंद थी। और इन सब चीजों में साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों में, आज भी जब मैं संगीत के किसी क्लास में जाता हूँ तो सबसे पहले उनको एक ही बात बोलता हूँ कि वैज्ञानिक बनो और वैज्ञानिक टेम्परामेंट रखो, खोजो, डिस्कवर करो, व्हाई, हाउ, व्हाट, इसके बारे में सोचो। स्टूडेंट्स को मैं हमेशा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में या मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। सर जब भी बात एजुकेशन की आती है, जब भी बात एक बच्चे के करियर की आती है, जब भी बात एक अच्छा करिकुलम एक्टिविटीज की आती है, एवरी पेरेंट्स हैज अ चॉइस, दैट इज सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये करना एक्चुअली इंडियन माइंड्स के लिए स्पेशली, जो बहुत जल्दी शिफ्ट होते हैं, जो बहुत जल्दी में मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी एडवर्टीजमेंट में आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन देयर इज अ विजन, देयर इज अ गोल। हमेशा ऐसा होता है कि एज अ एंटरप्रेन्योर आप आज से 10-20 साल बाद का पूरा सीख चुके होते, समझ चुके होते हो, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो तो बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, हाँ दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऐसा क्या मोटिवेशन था, मतलब व्हाट वाज द गोल, व्हाट वाज द थिंग गोइंग इन योर माइंड जो आज सनबीम को अनबीटेबल बनाता है? देखिए, सनबीम में सबसे बड़ी बात जो है, जो पैशन है, और वो पैशन चाहे वो हमारे गेट पे रहने वाले सहकर्मी हमारे हैं, हम उनको सहकर्मी बोलते हैं, हमारे कम से कम 1200-1300 तो सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं, और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी 5-6 हजार। तो सनबीम पूरे उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में, अगर 29 शाखाएं हैं तो 17-18 जिलों में फैला हुआ है, और वहां पे सबसे बड़ी चीज है पैशन, यानी एक जज्बा है कि बच्चों के लिए सब कुछ करना है। और हमारे स्कूल्स में अगर आप देखोगे तो बच्चों के कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा है, उनकी पढ़ाई का, उनके कंफर्ट का। हम कभी नहीं सोचते कि पुराने कमरे में टीवी नहीं लगा है या एसी नहीं है या उनका राइटिंग बोर्ड ठीक नहीं है, तुरंत इसके हम प्रबंध करते हैं। और मैं तो भूलते नामते फर्नीचर अच्छे लगाना, बसेस को एयर कंडीशन करना, क्लासरूम्स को एयर कंडीशन करना, और हम कहाँ से कहाँ आ गए। आप सोचिए ना कि एक विद्यालय जिसने कहीं से कोई फाइनेंशियल मदद नहीं ली, और 40-38 बच्चों से किराए की लीजिंग 72 में, आज से 52 ईयर्स पहले शुरू हुआ, माता जी ने शुरू किया। यहाँ 4 लोग स्टाफ थे और माता जी थे, तो उनकी हिम्मत थी, जो कि फादर की सेविंग से ही 800-900 रुपए सेविंग फादर की होती थी एक महीने में, उससे ही उन्होंने स्कूल को चलाया। कभी पंखा खरीदा 200 रुपए में, कभी छोटा सा साइकिल रिक्शा खरीद लिया, बहुत मुश्किल से 12,000 रुपए की पुरानी बस खरीदी उस जमाने में। तो आज सनबीम का स्टेटस ये है कि आप नहीं जानते कि कितनी बसेज हैं, 400 बसेज हैं, या कितने क्लासरूम्स हैं, या कितनी शाखाएं हैं, पता नहीं चलता। उसका कारण यह है कि पैशन था,
कभी हमने गिना ही नहीं कि क्या खर्च हो रहा है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में जितनी सुविधा अगर आप बनारस में देखें, मतलब से भी ज्यादा सुविधाएं, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो हमारे संगीन में है। और जो वैल्यू फॉर मनी है, आप नोएडा में जाएं, गाजियाबाद में जाएं, बहुत से एनसीआर के स्कूल्स हैं जिसमें 3 टाइम्स हमारी फीस होगी, इवन लखनऊ की फीस ज्यादा होती है। इन संगीन का एक ये रहा है कि हमने यहाँ के हिसाब से सारी चीजें की और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टीचर्स हमारे, और स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है। उसका रीजन जो आपके क्वेश्चन का जवाब है, तो सही माने में तो स्टाफ है। और स्टाफ सब they love each other, they like a family, they work hard, and the administrators are amazing. अगर 30 मेन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं संगीन के मुख्य, उसको कहा जाए अधिशासी, तो उसमें से 22-24 तो महिलाएं हैं। तो इतनी ज्यादा वहां पे है, डेडिकेशन है कि कोई कमी नहीं है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आपकी टीम बहुत अच्छी होती है तो आप ग्रोथ की सीढ़ियां बहुत आसानी से चढ़ जाते हो, लेकिन अच्छी टीम बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है। क्या आप थोड़ा सा गाइड कर पाएंगे जब आप अपनी टीम को हैंडल करते हैं या फिर आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, हाउ यू डील विद देम कि दे स्टे विद यू एंड एक अलग ही ऑरा बनाते हैं, वो एकदम नहीं अपना बिजनेस मान के या फिर अपना काम मानकर ही करते हैं। देखिए, मैं जितने लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को मैं बताना चाहता हूँ कि देयर इज अ सिस्टम इन मैनेजमेंट कॉल्ड रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। सो रिवार्ड्स सबसे पहली चीज है कि आपने जिसने अच्छा काम किया उसको सबसे पहले अपनी कुर्सी से उठिए और उसको शाबाशी दीजिए, ताली बजाइए, उसके लिए आप और सिंसियरली काम करना। जो आपको बड़ा समझे इंस्टीट्यूट से, आप संस्था से बड़े नहीं हैं और आपने कहा कि नहीं साहब हमारे अध्यक्ष महोदय ही सबसे बड़े हैं, ये नहीं होता है। हमारी निर्देशिका, हमारी प्रिंसिपल सबसे बड़े हैं, ऐसा नहीं करता। हम ऐसा नहीं करने देते। ओके, हम लोग कहते नहीं, हमारे बच्चे बड़े हैं, हमारा स्कूल बड़ा, हमारी संस्था बड़ी। उसके बाद पनिशमेंट का जो है वो भी स्कोप ऐसा होता है कि वो हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे अभी हमारा अगर एक कोई नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी है, वो है टुवर्ड्स वुमेन। अगर हमारे यहाँ किसी टीचर को, किसी लड़की को, किसी महिला को कहीं से कोई शिकायत होती है तो हम सारी चीजें छोड़ देते हैं। हम पहले उनको देखते हैं और वो व्यक्ति हमारे लिए कितना भी मूल्यवान हो, हम उसको एक ही बात कहते हैं, भाई देखिए आपका यहाँ नहीं चल पाएगा, कैरेक्टर्स कोई प्रॉब्लम है। और घटनाएं हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि एक मैसेज बहुत क्लियर जाए। और इसमें भारती जी, अमृता बर्मन जी, प्रतिमा गुप्ता जी और हमारे संदीप, हमारे आदित्य, जो हमारे टॉप 10 एडमिन्स जो कि खुद भी 2-3 हजार बच्चों को डील करते हैं, इनके बाद एक 500 स्टाफ को डील करते हैं। उनकी यही ध्येय कि किसी प्रकार से ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक ज्ञान है, बहुत सिंपल है ये कि देयर इज अ मेथड ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। आप हमेशा उनको रिवार्ड दीजिए जो उसके रिवार्ड के को डिजर्व करते हैं। तो सर, एक आपने अपने सर्विंग के बारे में इतना कुछ बताया, इतनी सारी चीजें बताई। जब रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की जब आप बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब नहीं, कोई टीम मेंबर्स जब आपके साथ रहता है, वो टीम मेंबर्स कुछ तो होता होगा कि उनको एक बार हमेशा, एक ह्यूमन नेचर है बेसिकली, एक ह्यूमन नेचर कभी भी बदलता है और बहुत बार अपने एम्प्लॉय को या फिर नहीं अपने स्टाफ मेंबर को रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रिटेन करने का क्या आपके यहाँ यही एक तरीका है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट? नहीं, उसके अलावा रिटेन करने का, उनको प्रोत्साहित करने के अलावा और भी तरीके हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो आप उनको उनका वेतन समय से और जो वेतन जितना होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं, जिसके लिए आपने उनको बुलाया है, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरे दिन तो वेतन दिया तो नहीं दिया, रोक दिया, या तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। उसके अलावा जब भी वो परेशानी में हो, उनके साथ खड़े होना, ये भी बहुत आवश्यक है। हमने अभी तक तो पूरा प्रयत्न किया है कि हमारे सारे स्टाफ कुशल और रहते भी हैं, और विशेष ध्यान हम देते हैं सपोर्ट स्टाफ जिनका वेतन 20,000 के नीचे है। उन लोगों को सबसे पहले वेतन मिलना चाहिए और उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये हम लोगों की कोशिश रहती है।
सपोर्ट स्टाफ की सैलरीज को और उनके डीए को, तो सब चीजों में उनका पूरा ख्याल रखते हैं। और मैं समझता हूँ स्टाफ का बहुत ज्यादा टर्नओवर हमारे यहाँ से जाने का नहीं है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं, हम लोग उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। कोई 40 साल पुराना है, कोई 25 साल पुराना है। ज्यादातर स्टाफ हमारा अब जो है वो 20 वर्ष पुराना, 15 वर्ष पुराना हो चुका है, तो इसलिए स्टाफ की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है। अब ट्रेंड हो चुका है, पहले होता था थोड़े से हिकअप्स थे, बट नाउ आई डोंट इवन हैव टू बॉदर, देयर इज नथिंग ऑन माय टेबल एक्चुअली। मेरे टेबल पे बहुत से कम कागज मिलेंगे, कभी आप आएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा और सब काम करने वाले जितने हैं तो सारा काम खुद कर लेते हैं। तो सर आज तक ये जो जर्नी आपने कैरी ऑन किया है, जैसे कि मैंने कहा कि कंटिन्यूअसली सक्सेसफुल होना, उसको बरकरार रखना, क्या माइंडसेट है सर? वी रियली वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट। एक तो आपने बहुत क्लियरली बताया कि यू हैव टू फ्री फ्रॉम योर माइंड व्हेन यू स्पेंड। आप हमेशा जब सोचोगे कि मेरे ये खत्म है या फिर ये नहीं है, ये कुछ नया है तो ऐड ऑन करते हैं, ये कुछ नया है तो करते हैं, वी आर ऑलवेज ओपन टू द न्यू थिंग्स। एक तो ये था, व्हाट आर द अदर थिंग्स? See, I get excited about new things. I want to do something which is out of the ordinary, out of the box thinking. मुझे लगता है कि solution की जो भी बड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। यानी भेस बदल के कोई अवसर आपका दरवाजा खटखटा रहा है और कह रहा है कि मैं समस्या हूँ। ठीक है, हाँ। तो अब आप सोचो कि समस्या है भाई, मैं बाहर नहीं आना चाहता हूँ, बहुत बड़ा कोई समस्या खड़ी है मेरे सामने, लेकिन वो बेस बदल के आई है, वो अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आपको कोई समस्या नहीं होगी, अब जैसे अच्छे स्कूल्स की समस्या जी, अच्छा स्कूल मिलना चाहिए, आपने उसको अगर कन्वर्ट कर दिया उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में, तो आप सक्सेसफुल होगे। और पेरेंट्स को अच्छा काम कीजिए, उतना काफी उनके लिए। और अपने आप जानते हैं कि मेरा बच्चा सीख रहा है, स्कूल से बच्चा जब आता है, और बच्चे खुद कहते हैं हमें इस स्कूल में जाना है, यही पढ़ना है, यहाँ सब सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जो हॉस्टल से पढ़ते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि कोई बिहार से, कोई उड़ीसा से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई सोनभद्र से, दूर दूर से आते हैं बच्चे, और उनके पेरेंट्स उनको छोड़ जाते हैं और वो यहाँ सक्सेसफुल भी होते हैं। हमारे बच्चे IPS, IAS, लास्ट ईयर तो हमारे मुखिया जो हॉस्टल में थी संदीन भगवानपुर, तो गरिमा लोहिया, वो IAS के सेकंड रैंक पूरे भारत में, जो कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। उसके अतिरिक्त IPS के भी 3 बच्चे इस साल भी हुए हैं। तो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास हॉस्टल में, दूर दूर गाँव से आते हैं, और अब नाम सुन के आते हैं, उनको कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी हिसाब से अच्छी ख्याति अच्छी मेहनत से होती है। बीच में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी कभी घटनाएं भी होती है, लेकिन उनका सामना सच्चाई के साथ करना है। आपका नजरिया क्या, कोरोना के टाइम आपके सनबीम ने जो बहुत बढ़िया एक्शन लिया था, दैट वाज ऑनलाइन। इतना आसान नहीं था कि सारी चीजें स्टडीज को ऑनलाइन शिफ्ट कर देना। एकदम ठीक कहा बिलानी जी आपने, और ये बिल्कुल सत्य है कि सबसे अच्छी कोरोना के टाइम पे सनबीम की क्लासेस चली थी ऑनलाइन, और उसमें हमारे टीचर्स को पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने रातों रात, देखिए बहुत से ऐसे स्टाफ के मेंबर्स के टीचर्स थे, हमारे पुराने लोग थे जिनको कि कंप्यूटर ऑपरेट करना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस पहले उनकी करा। हमने माइक्रोसॉफ्ट से कांटेक्ट किया, हमने एप्पल से कांटेक्ट किया, हमने उनसे कहा कि भाई हमारे टीचर्स को आप एक हफ्ते का कैप्सूल दीजिए। 2-2 घंटे शाम को वो टीचर्स पढ़ती थी, उसके बाद सुबह क्लास भी थी, और बहुत ही अच्छी ये हुई। और हम लोगों ने तो उसको भी एक इतनी बड़ी आपदा को एक अवसर में बदला। अपॉर्चुनिटी, यस, एब्सोल्युटली। बच्चों की आदत हो गई, मेरे वो खोलते थे और जाते थे। हालांकि हमें नहीं अच्छा लगता था कि छोटे बच्चों को मोबाइल उनके हाथ में, उनके स्क्रीन टाइम, मैं तो कहता था कि नहीं, बच्चों के हाथ में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर हमारे टीचर्स ने कोरोना टाइम पे जो हास्यास्पद स्थितियां हो, उस पर फिल्में बनाए,
हाँ, और उसके ऊपर फिर उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, क्योंकि कोरोना में तो सब अवेलेबल थे, राइट, कभी अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, कभी किरण बेदी जी आ रहे हैं, सबको हम लोगों ने ऑनलाइन लाए हम, और जूम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनसे हम लोगों ने कॉन्सर्ट कराया, पूरे कॉन्सर्ट हुए। और जो फनी चीजें हुई उसमें भी हुआ कि बेटा रोहित पापा से बोलो शर्ट पहन ले, इस तरह की भी बातें हुई जो कि वो केसेस ने कहा वहां। और बेटा रोहन तुम बहुत चालाक हो, तुमने अपना वो स्क्रीन सेवर में अपनी फोटो लगाई हुई है, तुम तो हो ही नहीं वहां पे। तो इस तरीके से वो फन मोमेंट्स भी क्रिएट हुए, लॉट्स ऑफ फन मोमेंट्स एंड गुड फन, बट इट वाज अगर इस कॉइन का दूसरा पहलू देखा जाए सर, आपने जो भी प्रेजेंट्स, आपके जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको एक नया दौर दिया सीखने के लिए, जो आई थिंक खुद से वो कभी नहीं करते। आज जैसे नहीं, हम अपनी मम्मा को वो बोलती हैं कि मुझे भी फेसबुक और इंस्टाग्राम बता दो कि कैसे चलाते हैं, तो सो दैट आई कैन कनेक्ट एंड आई कैन वॉच यू। आप जब करते हो, we as teachers and as adults must know that we are born, for example, I was born in the generation when cycles or scooters were there. हाँ, और हम इन बच्चों को आज की डेट में ड्राइविंग सिखाना चाहते हैं, गाड़ियां हैं सबके पास जी, लेकिन ये ड्राइविंग इनके काम नहीं आने वाली है, क्योंकि 25-30 साल के बाद इनके पास शायद एयरक्राफ्ट हो, होवरक्राफ्ट हो, और जब वो हमारी एज के होंगे 65-70 के, तो पता नहीं क्या होगा उस समय, यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मार्स में रहेंगे या वीनस में जाएंगे, पानी नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, या ओशन के अंदर रह जाएंगे। सो द चैलेंजेस आर देयर फॉर द फ्यूचर, एंड आई डोंट नो, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स टू लुक, every challenge is an opportunity, and I तो welcome challenges, I'm telling you, because जब भी हम लोगों को कोई जैसे आपकी ग्रोथ होती है, there are a lot of people who don't like कि आपका ग्रोथ हो रहा है और ये हो रहा है, तो there are problems, people come with those problems, और हमारे डिट्रैक्टर्स भी होते हैं, हमें हमारे क्रिटिसिज्म करने वाले भी होते हैं, हम मुस्कुराते उनको अपने साथ लेते हैं, उनकी कही हुई बात को हम अपने आप को बदलते भी हैं, इतनी जरूरत होती है। तो सर, आपकी की बातों से मैं एक बात निकालती हूँ कि गुरु में एक डायलॉग था कि अगर आपकी बुराइयां होने लगी या फिर नहीं, आपका थोड़ा क्रिटिसिज्म होने लगी, तो समझ लो कि आप तरक्की कर रहे हैं। सही बात, बिल्कुल, वो कहते हैं कि when somebody kicks you from the back, it means you are in front of him. तो इसका मतलब है कि आप आगे हैं, तो कोई बात नहीं है, वो तो देखिए होता ही है। और सक्सेस तो विजन से आती है, एक ड्रीम होता है, आप अपने से आगे 5 साल आगे सोच सकते हैं, ये क्षमता अपने में, जो हमारे आज सुन रहे हैं दर्शक, आप सब में ये क्षमता लाने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम जाने कि 5 वर्षों के बाद इस शहर को क्या चाहिए, या 5 वर्षों के बाद मैं कहाँ रहूंगा, मुझे क्या करना है, 10 वर्षों के बाद क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और उस डायरेक्शन में धीरे धीरे, ये नहीं कि वो डेफिनेटली वही चीज हो। और किसने सोचा था कि साहब ये मोबाइल फोन आ गए, किसने सोचा था कि ऑनलाइन, किसने सोचा था टेक्नोलॉजी, किसने सोचा था गूगल का मैप होगा कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इट्स एक्साइटिंग फ्यूचर, एंड एवरी 2-3 years विद द एआई कमिंग इन। अभी हम लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी 4 है, बच्चे बोलते हैं कि सर चैट जीपीटी 4 है। सर चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 7, चैट जीपीटी 9, एक टाइम आएगा कि जबकि चैट जीपीटी को ह्यूमन हेल्प की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप चैट जीपीटी 20 will be created by chat GPT 9. Yes. So it is the future is very very exciting, and we are living in a nice, हमारे बच्चों को उसके लिए तैयार है। सर अब तो मेटा पे शादियां भी हो रही हैं AI के थ्रू। So ओके सर, मैं जैसे कि आपने एक जमाना था, जैसे मेरी मम्मा या फिर डैड के टाइम हमेशा बोला जाता था कि मेरा बच्चा 5वीं पास है। इट वॉज लाइक समथिंग टू फ्लॉन्ट, ऐसा हुआ करता था एक जमाने में। फिर एक जमाना आया कि मेरा बच्चा हाई स्कूल पास है, फिर एक जमाना आया कि आपने 12th पास कर लिया, आप इंटर पास कर लिए, फिर एक जमाना आया कि आपने
अब बीए कर लिया, एमए कर लिया, मेरा बेटा बीए एमए पास है। फिर एक जनरेशन आया कि सर अब एमबीए किया है तो बहुत अच्छा है, अगर डॉक्टर इंजीनियर है तो बहुत अच्छा है। ये एरा को आपने बदलते हुए देखा है, आपने सब कुछ देखा है, तो कैन यू से ऑन समथिंग दैट, मतलब उस पे क्या आप सोचते हैं? देखिए पहले ये होता था कि 8th क्लास 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे भी जो उनकी पढ़ाई का जो सॉलिड बेस होता है, अभी क्या है कि हम डिग्रीज दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन संभवतः एम्प्लॉयबिलिटी उतनी नहीं है, स्किल्स उतनी नहीं है। संभवतः जो आईआईटी में करके जो बच्चे, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने खुल रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हो रही है। और अब तो ये स्थिति है कि धीरे धीरे मेडिकल एक प्रोफेशन था जहाँ की एम्प्लॉयमेंट वॉज नेवर ए क्वेश्चन मार्क, लेकिन अभी धीरे धीरे पोजिशन आ रही है। हालांकि इंडिया को डॉक्टर्स की तो बहुत जरूरत है, लेकिन फिर भी वहाँ कंपटीशन अब शुरू हो गया, अच्छे डॉक्टर के पास आते आ रहे हैं। और बहुत सी जगह मैं देख रहा हूँ कि लोग एमए और बी और पीएचडी कर देते हैं, लेकिन उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनकी राइटिंग स्किल्स बिल्कुल ही नहीं है, लिखना भूल ही गए हैं लोग। और किसी ने बड़ा सही कहा कि साहब नेक्स्ट जनरेशन से जीतना बहुत आसान होगा, क्योंकि आप उनको कोई भी सीक्रेट उनको कर्सिव हैंडराइटिंग में लिख के दे देंगे तो वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। वो तो डिजिटल सब चीजें वो व्हाट्सएप पर उस पे है। और उसके अलावा हैंड्स अपने हाथों से काम करने का है वो, और खेल के मैदान में जाने का, ये सब चीजें हम लोग इंकरेज करते हैं। तो सर तब के जनरेशन से अगर मैं आज से 30 साल 35 साल पहले की बात करूं और आज के एजुकेशन सिस्टम पे बात करूं, तो क्या चेंजेस आप सोच रहे हैं? मतलब क्या आपको पसंद आ रहा है कि इस जनरेशन का बहुत अच्छा है और उस जनरेशन का ये बहुत अच्छा था? देखिए पहली बात तो इस जनरेशन के सामने कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, हालांकि जॉब्स बढ़े होंगे, लेकिन फिर भी जितना कंपटीशन हमारे समय में था, एक जमाना था कि मेडिकल में भी एग्जाम्स की जरूरत नहीं थी, मार्क्स पे हो जाता। और अब तो इतना ज्यादा कंपटीशन है कि लाखों बच्चे बैठते हैं। अब तो सीयूईटी में बैठना पड़ रहा है, सीयूईटी के रिजल्ट्स को वेट करना पड़ रहा है, 99.9% पे भी कुछ जगह नहीं हो रहा है, और नंबर भी बोर्ड बहुत ज्यादा दे रहे हैं। एक बीमारी है, ये कुचक्र हो गया है। इसके बाद आज के परिवेश में बच्चों के सामने बहुत समस्या है। आई रियली समटाइम्स पिटी द चिल्ड्रन, दे आर अंडर सो मच प्रेशर। इतनी ज्यादा प्रेशर है बच्चों को, माँ बाप कहते हैं कि जल्दी से तुम अच्छे से अच्छी पोस्ट पे चले जाओ, तुम पढ़ लिख जाओ। बुरा नहीं, ठीक सोच रहे हैं माँ बाप, लेकिन अच्छा सोच रहे, लेकिन बच्चों को बाहर खेलने नहीं जाना अगर है, केवल कोचिंग करना है, सुबह से बस्ता लेके हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां, हमारे लड़के निकल रहे हैं, पे स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद जाके कोचिंग कर रहे हैं, उसके बाद कभी कभी स्कूल नहीं भी जा रहे हैं और कोचिंग में बैठे हुए, बहुत टेंशन है। और उनको उससे बाहर लाना पड़ेगा। हमको ये भी बताना पड़ेगा कि बचपन या यूथ इज नॉट ओनली अबाउट सक्सेस, इट्स ऑल्सो अबाउट हैप्पीनेस। देयर आर टू थिंग्स, सफलता और प्रसन्नता, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो हैप्पीनेस का फैक्टर अगर नहीं है आपकी लाइफ में, आप छोटे से छोटा काम करें और आप खुश हैं, बड़े से बड़ा काम करें आप अनहैप्पी, तो इससे फर्क ज्यादा नहीं। सर आज हम देख रहे हैं यही ट्रेंड चल रहा है कि जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। एक बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है सर कि मेरे जानने वाले बहुत अच्छा अचीव कर चुके हैं, दे आर डूइंग वंडर्स, एंड माय पेरेंट्स आर ऑलवेज लाइक बेटा तुम कब कुछ करोगे, व्हाई यू आर सिटिंग आइडली, डोंट फाइंड अ जॉब, डू समथिंग, अभी नहीं करोगे तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा। सो ये वाला तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। सर एक टाइम था, मैं पिछले थोड़े कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ, जब पेरेंट्स आके कहते थे कि सर इसको मारना है, इसको पीटना है, इसको चाहे जैसे भी है, बस एक अच्छा स्टूडेंट बना दो। और अब के पेरेंट्स ये बोलते हैं सर कुछ भी हो जाए, आई डोंट वांट माय किड्स टू बी, नहीं जरा सा भी आप ऐसे भी नहीं कर सकते। सो दिस चेंजेस, क्या वो सही लगता है कि तब के जो टीचर्स, गुरु हमें पढ़ाते थे और ये स्ट्रिक्टनेस रखते थे, वाज इट राइट? एंड अभी जो ये सारी चीजें हट गई हैं, तो डू यू हैव समथिंग टू से ऑन दैट? आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड आइडिया कि बच्चों को तो फिजिकली पनिश नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। वो हमारे जमाने की बात और थी, जबकि बिना स्केल खाए तो पढ़ाई नहीं, हम सब लोगों को स्केल्स पढ़े हैं। और
थप्पड़ खा के ही सब लोग बड़े हुए हैं। लेकिन वो कहने का मतलब ये है कि आज के जमाने में डेफिनेटली फिजिकल एक्शन अगेंस्ट चिल्ड्रन इज नो, देयर इज नो चांस ऑफ दैट। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे बीच में अभिभावक भी होंगे, पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, कि बच्चों के एक ही काम आप कीजिए कि टीचर्स की बुराई कभी बच्चों के सामने मत कीजिए, क्योंकि वो बच्चों की रिस्पेक्ट चली जाती है। और जो हमारे कल्चर में जो भारत के की संस्कृति का एक बहुत बड़ा भाग है, वो है गुरु की वंदना। अभी गुरु पर पूर्णिमा हुई और हम इसीलिए गुरु के चरण स्पर्श करना, गुरु से गुरु का सम्मान करना, वो अगर चला जाएगा तो हमारी भी हालत अमेरिका के की तरह हो जाएगी, जहाँ गुरु से हाथ मिलाते हैं। लेकिन वो सुनता नहीं है, तो बेचारे टीचर पढ़ाते रहते हैं, पीछे देखकर कोई भाग रहा है, कोई फेंक रहा है। तो वो इतनी इंडिपेंडेंस हमको नहीं देनी है कि डिसिप्लिन खराब हो जाए। और क्लासरूम के अंदर खासकर टीचर अगर है तो टीचर की बात तो सुननी पड़ेगी आपको। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसे स्कूल में जाएं, स्कूल में क्यों जा रहे हैं जहाँ पे तो मेरे यहाँ तो डिसिप्लिन होता है, मेरे यहाँ तो टोटल है टीचर्स की बातें सुननी ही पड़ेगी। हालांकि हमारे क्लासरूम्स में कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई ऐसी घटना हो तो हम उसको तुरंत देखते हैं किसकी देखते हैं। सर एक लाइन बोलती हूँ, काफी पुरानी कहावत है, उस लाइन को बताइएगा आप कितना मानते हैं? पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं। और मैं मानता हूँ कि खेलना कूदना और राउंडर बनना और लाइफ में डिबेट्स करना, क्विज़ेस करना, गेम्स खेलना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना, क्योंकि आपकी जो आपका मस्तिष्क है, आपका दिमाग है, अब तो एनईपी में ये सारी चीजें आ ही रही हैं, बहुत अच्छी बातें आ रही हैं। और एनईपी में जो आ रहा है वो हमारे पुराने सभ्यता, हमारे गुरुकुल की परछाई है। एक्चुअली फैक्ट ये है कि एनईपी हैज टेकन अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच वाज द बेस्ट। और वो रट्टा मारने वाली एजुकेशन नहीं थी, एक्सपेरिमेंशियल था, एक्सपीरियंशियल था। उसमें गुरु के आश्रम में आप थे और आप तो लकड़ी भी काटनी थी और गुरु माता के साथ आपको सब चीज भी बनानी थी। तो इसके साथ क्या हुआ कि वो एक्सपीरियंसेस जो थे वो खत्म होने लगे। अब हम पढ़ना लिखना और खेलना, खेलोगे तो बनोगे नवाब, तो वो बहुत, अब तो खेलने में नवाब लोग बन रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब तो विराट कोहली को देखिए, अब नीरज चोपड़ा को देखिए, इतने बड़े बड़े, हार्दिक पांड्या को देख लीजिए। अगर आपने हार्दिक पांड्या का घर देखा हो तो शायद आप उसके बाद शायद क्रिकेट ही खेलते रहे, तो आपको जरूरत नहीं कुछ और करने की। तो मेरा ये अपना सोचना है, मानना है कि ये गलत है कि केवल पढ़ने लिखने से आप आगे बढ़ सकते। पढ़ना लिखना जरूरी। एक बच्ची थी हमारे यहाँ, बहुत अच्छा गाती थी और उसको हम लोगों ने कहा कि तुम पढ़ोगी और डांस पाओगी, उसको स्कॉलरशिप मिली। आज वो बहुत आगे निकल गई है। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जो गेम्स में, क्रिकेटर है 2-4 बच्चे, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, हर जगह आगे जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ऑलराउंडर बनना, समथिंग मींस बिकम एन ऑलराउंडर। यस, वो तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। फिर तो आपका कहना ये है कि खेलना कूदना भी कोई खराब बात नहीं है, खेलना कूदना भी इज ऑल्सो राइट, जरूरी है, खराब बात तो नहीं, सबसे जरूरी है बच्चों के लिए खेलना। ओके सर, अगर मैं इस पे आप ही की बातों से थोड़ी सी बात बताती हूँ कि मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट ऐसा माना जाता है। इसका रीजन एक मैं जो समझती हूँ इसलिए कि ये वाला जो खेलोगे कूदोगे तो नहीं होगा कुछ, तो इस प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ कि उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा बिकॉज दे वर लाइकिंग समथिंग एल्स एंड उनको वो चीज एजुकेशन में नहीं मिली। बिल्कुल ये कह रही हैं आप, जैसे बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स की बात कर रहे हैं, और जैसे हमारे यहाँ भी बहुत से कॉलेज इंस्टीट्यूट ड्रॉप आउट्स हैं। इनफैक्ट एक हमारा ही स्टूडेंट था जो कि पीएमटी में जिसका नहीं हुआ, उसके बाद ने इसको बहुत कहा और बहुत परेशान थे। इसके बाद उसने, उस बच्चे ने अपना एक हॉस्पिटल खोल दिया और आज उसके पास कई डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। वो आता है हमारे पास, बिहार में है, और आता है कहने के साथ मेरा तो 200 बेड का हॉस्पिटल है। तो देखिए, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स या पानी के विपरीत चलना। चेंज मेकर्स आर दोज पीपल हु डू नॉट कंफर्म।
आप नयापन कुछ ला रहे हैं, आपने ही अच्छा लग रहा है सेम चीजों को दोहराते हुए करना, आपने कोई नई थिंकिंग प्रोसेस शुरू, तो डेफिनेटली आपने रेवोल्यूशनाइज किया, एक क्रांति लाया। और जैसा स्टीव जॉब्स की कहानी सुनते हैं या बिल गेट्स की सुनते हैं, तो इन लोगों ने अपनी जो कुछ सीखा, स्टीव जॉब्स ने तो कैलिग्राफी सीखी, उसको उसने अपने कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट में डाल दिया जी। तो इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि ये जो बच्चे मोटी हैं, जो बच्चे थोड़े चंचल हैं, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं बहुत चंचल है, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा चंचल है। नॉटी है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो चारों तरफ देख रहा है वो कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, उसको हम डांटने लगते हैं। हमारे इंडियन पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को क्वेश्चन नहीं पूछने देते। एक यही चीज ठीक हो जाए कि सवाल पूछने में कोई शिक्षक या कोई माता पिता मना न करे, हम बच्चों को डिपेंड बंद कर दें। तो सर, आप ही की बातों में से मैं आपके स्कूल से जैसे मैं कुछ बातें पूछती हूँ कि क्लासरूम में मैक्सिमम टाइम ऐसा बच्चा होता है कि हमेशा 90% नहीं स्कोर कर सकता, 80% नहीं स्कोर कर सकता। कुछ बच्चे होंगे जो 40% या फिर कुछ बच्चे सर आई थिंक पास नहीं कर पाते होंगे, कुछ फेल भी कर जाते होंगे। तो क्या वो गलती बच्चे की है या फिर टीचर की है? मैं तो समझता हूँ कि सारी गलती टीचर की है, क्योंकि बच्चों में देखिए हर बच्चे ने अपना अपना एक हुनर, एक टैलेंट है। और जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की हम लोग बात करते हैं, साइंटिफिक जो एनएलपी में भी ये बातें हैं। हर बच्चे का डिफरेंट कलर्स है और ब्रेन के डिफरेंट सेंटर्स हैं। कोई म्यूजिक सेंटर है, कोई रैशनल है, कोई लॉजिकल है, कोई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है। तो बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक कार्टून आपने देखा होगा जिसमें एक टीचर बैठा हुआ है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए उसके सामने एक फिश है, एक बर्ड है, एक एनिमल है, क्योंकि बच्चे तो डिफरेंट हैं। और उन सबको बोलता हूँ चलो तुम्हारा टेस्ट दे रहे हैं पेड़ पे चढ़ो। तो एक ही टेस्ट में कुछ बच्चे पास हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। अब जैसे आपके सारे स्टाफ के मेंबर्स हैं, हर आदमी की अपनी स्पेशलाइजेशन है। तो उनके जो लीडर होता है, जो टीचर होता है, वो टीचर एक लीडर है, वो उनकी स्पेशलाइजेशन में उनकी विशेषताओं को पहचान की। उसी तरह जैसे आपने अपना ये स्टूडियो खोला जी, आपने देखा होगा कि भाई मेरे कौन आदमी मेरा कैमरा अच्छा नहीं करेगा, कौन लाइट अच्छा नहीं करेगा, किसको ऑडियो का ज्यादा शौक है जी। तो मार्क्स ओरिएंटेड अब जो हो रहा है वो धीरे धीरे सीबीएसई ने मार्क्स ओरिएंटेशन पे अभी प्रेशर कम करते हैं। और हमारे जितना पाठ्यक्रम बन रहा है वो सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे आता है धीरे धीरे। मार्क्स भी, सवाल भी पूछे जा रहे हैं उसी के बेसिस पे पूछे। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा जमाना आने वाला है, ऐसा टाइम आने वाला है जबकि बच्चों को नॉलेज तो हर चीज में मिल गई। नॉलेज तो अब एक मोबाइल फोन के ऊपर उतनी है जितनी की 25 साल पहले एक सबसे बड़े मेन फ्रेम आईबीएम कंप्यूटर में नहीं है। फर्स्ट आईबीएम कंप्यूटर होगी 1965 और समथिंग, उसका कितना था, 2 GB था हार्ड डिस्क। yes. और आज जो है आप बहुत प्रिलिमिनरी फोन होगा, उसका भी 300, 200, 250, दो टीवी है हम लोग के पास। तो आपके पास तो क्लाउड भी ले सकते हैं और आपके पास तो इतना कुछ है, नॉलेज इज एवरीवेयर। द चाइल्ड हु आस्क्स द राइट क्वेश्चन should be given the highest marks। मेरा ये मानना है, जो सबसे अच्छे प्रश्न पूछे। और अभी नया कॉन्सेप्ट है जो हम सैम्पलिंग में भी कर रहे हैं जी, कि हम उनको क्वेश्चन पूछने के लिए एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, एक टेबल दे देते हैं और चाह रहे हैं कि वो अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर या अपना जो कुछ है लेके आ जाए और वो वहां बैठ जाए, उनको उस पर प्रोजेक्ट बनाना। हमारे जो सेंटर्स हैं हमने स्कूल में TRC बनाए हैं, ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, उसमें ये बच्चे 4-5 का एक ग्रुप बना और उनको एक कोई रिसर्च देते हैं। जैसे बोलते हैं अंटार्कटिका से पेंगुइन क्यों भागा, क्लास 5 या 6 के बच्चे को आपने कहा कि अंटार्कटिका से पेंगुइन नाम का बर्ड क्यों भागा, तो वो बच्चा रिसर्च करेगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ कम हो रही है, पोलर बियर पानी में डूब जा रहे हैं बेचारे, तो ये तो ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, उसका वो रिसर्च करेंगे,
गूगल पे करेंगे, इंटरनेट पे करेंगे, तो वो क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है। अब तो ये टाइम आने वाला है कि जो क्वेश्चंस भी होंगे उसके लिए आपको बुक्स दे देंगे, आप बुक्स में ढूंढ के आप उसको ओपन बुक एग्जामिनेशन की आप ढूंढ ही नहीं पाओगे अगर आप कुछ जानते न रहो। पुराने जमाने में बोलते साहब वो किताब लेके गया चीटिंग क्या कर रहा है। अब क्या होने वाला है, तुम लैपटॉप लेके जाओ, तुमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम प्रोजेक्ट बनाओ उसको। तो हाउ यू विल, आप कैसे क्रिएटिव होंगे। अब क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट हो गई है, अब नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज तो एक पेन की निब में भी आने वाली है, और थोड़े दिन बाद तो ऐसी चिप भी आएगी जो हमारे चश्मे में लग जाए या हमारे ब्रेन में इम्प्लांट हो जाए, और फिजिक्स की चिप को साइंस फिक्शन की स्टोरी से लगा दी साहब, तो उनको वो वहीं से सबको ये पता चल जाए। कान में लगा हुआ है आपका छोटा सा एक इंटरनेट का इनेबल्ड सिस्टम, एक चिप लगी है जिसको आपने सवाल पूछा और आपको ब्रेन में सीधे सप्लाई कर दिया। लाइक एआई अगर आ सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। सो आई डोंट थिंक कि नॉलेज इज अ इशू, एंड नॉलेज इज डबलिंग ट्रिपलिंग एवरी 1 year 2 years। जो 200 साल में नॉलेज डबल होती थी 100 साल में होती थी, वो 2 साल में हो रही है, अगले 5 सालों बाद 5 महीने में हो जाएगी। तो नॉलेज आप आज चश्मे की ही एक छोटा सा आप अगर खोजें, और अब तो फोन पे भी एआई आ गया है, आप उसको इंसर्कल कर दें, उसके आपको 1000 चश्मे के दाम मिल जाएंगे विद इन 10 seconds। तो डू यू नीड दैट फ्रॉम, व्हाट डू यू नीड, आपको काम करना आना चाहिए, फोन ऑपरेट करना आना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए। नॉलेज तो सब जगह है। तो जैसे हमारे काम में ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई, बिकॉज वी आर इनटू वेडिंग प्लानिंग एंड इवेंट प्लानिंग, सो जब कोई फोटोग्राफर फोटो लेता है, एआई इतना हेल्पफुल हो गया है कि यू जस्ट हैव टू स्कैन द पिक्चर ऑफ द पर्सन। तो अगर उस पूरी शादी में 4000 पिक्चर्स थे और सर के कितने पिक्चर्स हैं, यू जस्ट हैव टू स्कैन योर फेस एंड दैट्स इट, यू गॉट ऑल द पिक्चर्स, एंड यू विल गेट ऑल द पिक्चर्स इन व्हिच यू आर देयर। अदरवाइज पहले क्या था, उसको ढूंढते थे। सर एजुकेशन में अगर कोई एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ना चाहे तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, एक बहुत बड़ा मैन पावर लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है। तो क्या ऐसा माना जाए कि अब ये सिर्फ बड़े लोगों की बातें हो गई हैं? बात तो सही है कि एजुकेशन का जो पहला जो खासकर स्कूलों का, नॉट एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन तो आप भी हम भी बैठे हैं, बात हो रही है निश्चित तौर से, बट स्कूलिंग, स्कूलिंग के लिए आपका जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और वो चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे यूनिवर्सिटी बोर्ड हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनती हैं जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, स्कूल बनते हैं, तो उसमें आपकी बात कहना एकदम 100% मानता हूँ कि हर आदमी स्कूल नहीं खोल पा रहा है। जो छोटे स्कूल्स हैं वो स्ट्रगल भी करते हैं, उनके पास साधन नहीं होते, और जब तक साधन नहीं होते पेरेंट्स उनके इनको फीस नहीं देते। देखिए बड़ा ये एक कैच 22 सिचुएशन है, डॉग catches the tail. Yes. Unless you have the infrastructure and the funds to pay for good teachers. अगर आपने अपने प्रिंसिपल को 2 लाख रुपया नहीं दिया तो वो दूसरे क्या चली जाएगी, अच्छी प्रिंसिपल तो उसी जगह जाएगी ना। कितना भी आप पैशन करें, थोड़ा बहुत रुक सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। तो आपकी बात 100% सही है, बट उसमें क्या दिक्कत है कि unless you have infrastructure, unless you have the strength, तो आप स्कूल की फैसिलिटीज कैसे देंगे? बच्चों के तो फैसिलिटीज, ये दिक्कत है एजुकेशन में फर्स्ट जो वो होता है। लेकिन वो बड़े बनने के लिए भी तो छोटे छोटे कदम उठाने हैं। 20 साल तक 15 साल 10 साल मेहनत तो लगेगी, एक दिन आप भी बड़े बनेंगे, छोटे स्कूल भी तो बड़े ही होगा। तो सर आपके हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा रिस्क टेकर? क्योंकि जैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप आप सोचते हो तो ऐसा बोलते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर को बहुत रिस्क टेकिंग होना चाहिए, ही शुड बी फ्री टू थिंक, ही शुड फ्री टू एक्शन, और या फिर बहुत पैशनेट होना चाहिए। अभी हमने पिछले ही पॉडकास्ट में भगीरथ जी को बुलाया था, तो उन्होंने एक चीज कहा था कि वो इस चीज को इंडोर्स नहीं करते कि पैशन के साथ कोई एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे से हैंडल होती है, और मैक्सिमम लोग ये बात कहते हैं कि पैशन ही एक ऐसी चीज है जो एक एंटरप्रेन्योर को बिना पैसे भी आगे बढ़ाती है। What do you have to say on that? No, actually, there are different
रिएक्शंस बाय डिफरेंट पीपल, जो सक्सेस की जिसकी जर्नी जैसी होती है, तो उसकी जर्नी सक्सेसफुल कैसे हुई है वो उसी को सही मानता है। जी मुझे लगता है कि एजुकेशन में होने कारण एजुकेशन और एंटरप्रेन्योर होने के कारण आपकी जर्नी में आपको रिस्क भी लेना है, आपको फाइनेंस भी खड़ी करनी है, आपको तुरंत क्विक विटेड भी होना है, क्विक डिसीजंस भी लेने हैं। और एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास जो भी आपको मेहनत भी करनी है, आपको सुबह सुबह उठ के सबसे पहला फोकस होके अपना सोचना है। इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इनिशियली इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बट वो धीरे धीरे आप एक स्ट्रक्चर जब बना लेते हैं तो वो सब ठीक हो जाता है। और पैशन तो सबसे जरूरी है। अगर आप में पैशन नहीं है, एंड मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड पैशन। मनी हमेशा, फाइनेंस हमेशा आपका पीछा करेगी अगर पैशन आपके पास। बहुत से लोग हैं जिनका पैशन है संगीत, इतना पैशन संगीत का है, इतने बड़े कलाकार हो गए, तो उनको अपने आप ही उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, अपने आप किया जाता है। अब सचिन तेंदुलकर का अगर पैशन क्रिकेट ना होता और वो बैंक मैनेजर बन जाता है जैसे उसके पिताजी कहते थे, तो बताइए कितना बड़ा लॉस है। इसी तरीके से कोई भी रॉकेट साइंटिस्ट बनने का पैशन है, किसी का पायलट बनने का है। पैशन बिना लाइफ इज कलरलेस। तो सर आपका कहना है कि मैक्सिमम जो होना चाहिए, अगर मैं ऐसे बोलूं कि 60% पैशन 40% रिस्क, ऐसा ठीक है या फिर आपके हिसाब से कुछ और इसका रेशियो होना चाहिए? नहीं, देखिए पैशन तो ड्राइविंग फोर्स है, वो स्पिरिट है जी। उसके बाद मेहनत जी। अगर 99% मेहनत भी मानता है, बट वो जो 1% कैटलिस्ट है पैशन का, वो जरूर है। अगर मुझे किसी चीज का जज्बा नहीं है, मैं उसको खाली किए जा रहा हूँ इसलिए कि मेरे को प्रॉफिट होना है जी। प्रॉफिट पैशन नहीं हो सकता, पैशन प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए मेरा अपना ये सोचना है ना कि जो भी काम करो पैशनेट होकर करो, मन से करो, दिल से करो। सो सर जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, जब आप कोई चीज शुरू करते हो, तो क्या स्टार्टिंग के टाइम में एक तो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, और ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत ही प्रॉफिट मिलने वाला है या फिर बहुत रातों रात आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। और लकीली अगर लक आपको बहुत तेज है तो हो भी जाते हो, जैसे कि आजकल आप टिकटॉक देख रहे हो या फिर कोई भी ऐसी चीजें देख रहे हो जो रील बना के भी लोग, बच्चे मतलब आई थिंक 10 से 12 साल के बच्चे, दे आर अर्निंग 20 lakhs फ्रॉम यूट्यूब एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स। तो ये चीज कहीं ना कहीं बच्चों को भी मोटिवेट कर देता है कि ममा आई कैन हैंडल माई थिंग्स, आई डोंट नीड एजुकेशन, आई डोंट नीड एनीथिंग टू डू। उस पे आपका कुछ कहना है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू आर थिंकिंग यू कैन हैंडल एवरीथिंग, दैट्स अ गुड थिंग। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट होंगे, जितनी जल्दी अपना काम करेंगे, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप आप करेंगे, आप 15 की उम्र में कीजिए। धीरूभाई अंबानी तो लोग बताते हैं कि 15-16 साल की उम्र में ही निकल पड़े थे। मेरे पैशनेट स्टोरीज तो है, उनको भी तो पैशन था कि मुझे एक एम्पायर बनाना है। और भले कोई न कहे कि मेरे को पैशन नहीं है, मैंने किया है, कहीं ना कहीं है पैशन। उसके बिना कोई भी आदमी कोई काम शुरू हो ही नहीं। आपका पैशन है, आपने पॉडकास्ट किया, अब आज आपने 3 पॉडकास्ट किए हैं, हो सकता है आप आगे आने वाले समय में इवेंट्स के साथ साथ आपने और बहुत सारे पॉडकास्ट किए, और पॉडकास्ट में आपने एक नई कोई चीज डाली। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिएटिव कोई चीज डाली, तो जस्ट इंटरव्यूज के साथ साथ आपने परफॉर्मेंसेस, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस शुरू कर दिए, आपने और भी कुछ स्पोर्ट्स ओरिएंटेड शुरू कर दिया, तो एनीथिंग कैन हैपन। सो सर बेसिकली एक इंसान को अपना आंख और कान खोल के रखना चाहिए, जिससे उसको मतलब एक लिमिटेशन में नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, इफ आई गेट टू नो समथिंग एल्स कि ये ऐड करने पे चीजें और बेटर हो जाएंगी, तो आई थिंक वैसा करना चाहिए। एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, आप हर समय कुछ करते रहिए, हर समय आगे बढ़ते रहिए। दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते तो रहिए, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, मूव करते रहना चाहिए। जस्ट कीप वॉकिंग। इफ यू कीप वॉकिंग, नई चीजें सीखते रहिए। वैसे मेरे साथ होता है कि 24 घंटे में मुझे लगता है 18 घंटे में कितना मेरे पास टाइम ही नहीं होता। ये आदत होती है इस समय भी, अभी आज की भी मेरी उम्र में मेरे पास सुबह से लेकर शाम में 6 बजे उठते हैं, रात तक का टाइम पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी बीत जाती है।
सर फिर तो आप मुझे अपने पूरे दिन की शुरुआत से लेकर नहीं, रात बहुत तक का लंबी एक कहानी हो छोटा सा जाएगी। रूटीन बताइए। नहीं, बेसिकली आप क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, हाउ यू कैरी योर डेज? नहीं, it's very simple. I just wake up very early and I get up and finish most of the things. मेरा ये चीज अच्छी है कि I wake up every day at the same time, irrespective of the uh, time I sleep. ओके। कभी कभी लेट भी होते हैं सोने में, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह उठ जाएंगे 6 साढ़े 6 तक। और बहुत अर्ली भी नहीं है। और फिर सारे काम अपने वॉकिंग, चाहे हल्का सा कोई एक्सरसाइजेस एंड थिंग्स सब कुछ फोन पर, क्योंकि आजकल फोन और व्हाट्सएप अच्छा है। एवरीथिंग इज, और पर्सनली जब आप फोन करते हो अपने कर्मचारियों को, अपने ऑफिसर्स को, उनको अच्छा लगता है सुबह। जो मुझसे मिलने सुबह आते हैं उनको शायद आपको बता पाएंगे कि उनको मैं अपने घर के लॉन की चक्कर करवाता हूँ। घूमो मेरे साथ। तो उससे उनकी भी सेहत ठीक हो जाएगी। एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारे, वो अक्सर आते हैं कभी कभी कोई काम से, या मेरे वकील साहब आते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ बैठ के बात नहीं करें। तो उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाते हैं, कोई ना कोई स्पीच पहुंच ही जाते हैं। 7 8 9 सेंटर्स हैं, वहाँ सब जगह ऑफिसेज हैं, कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही होती है। और मैं अपने आप को कॉरिडोर मैनेजर कहता हूँ, बरामदे का प्रबंधक। You keep watching everybody? हाँ, I just keep walking and I take all my decisions walking in the corridors. My classrooms, corridor, halls, छत, grounds, sports field, ऑडिटोरियम, सब में मैं खाली एक ग्राउंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने की चला। तो अच्छा है, उससे वॉकिंग हो जाती है। फिर लंच हमारा किसी न किसी स्कूल में आ जाता है, बाकी जी भी कहीं ना कहीं किसी स्कूल जाते हैं, हर्ष भी डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं। तो हम तीनों मिलके कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कहीं ना कहीं फिर आपस से बात हो जाती है। टॉपिक फिर लंच कहाँ, सबसे बड़ा एक्साइटिंग बात है लंच कहाँ है। वो टिफिन में लंच, हमारे लोग एक गाड़ी से टिफिन में लंच लेके हमारा पीछा कर रहा है। एक स्कूल पहुंचे, सब बोल रहे से भी गए, भगवान तू चल। तो लंच पीछे पीछे आ रहा है, रोटी की डिब्बा। उसके बाद लंच किया, अच्छा है, दैट्स एक्साइटिंग लाइफ है। हाँ, एक्चुअली मैं काफी, सर आप जैसे बोल रहे हो, इट इज एक्चुअली सीम्स वेरी एक्साइटिंग। बस शाम तक फिर क्लिनिक पर नहीं आ जाता है, फिर इवनिंग में समटाइम्स वी गो टू बनारस, क्योंकि वहाँ से भी हमारा बड़ा लगाव है जी। वहाँ सोशलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, एंड देयर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, फ्रेंड्स बहुत हैं, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इनवाइट होता ही है शाम को। गुड लाइफ इन वाराणसी, क्योंकि बनारस का जवाब नहीं है। अगर आप माने, आपने ठीक कहा कि 20 30 साल पहले वो गाँव से रहते थे, आज अचानक बनारस को लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि बनारस की खोज हो गई हो। दिल्ली में लोग कहते हैं अरे भाई बनारस तो आपका। तो इसका पूरा श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कितना बड़ा बनारस में बदलाव लाया है और इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि पूरे हम लोग तो जहाँ जाते हैं, विश्व में जहाँ जाते हैं, न्यूयॉर्क गए थे, लंदन से होके आए, हर जगह वाराणसी, बनारस, लाखों बनारस। और एक और आश्चर्यजनक चीज देखी कि बनारस के घाट की पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स हर जगह होती है। यानी मैं दिल्ली के मॉल्स में देख रहा हूँ कि बनारस के घाटों की पेंटिंग, जो घंटियों वाली और नंदी जी वाली, वो इतनी ज्यादा बिक रही है। बड़ी बड़ी पेंटिंग बिक रही है, बड़े बड़े अच्छे घरों में वाराणसी के घाटों की, अयोध्या की पेंटिंग सके। दिस इज अ वेरी गुड, आई थिंक बनारस को सही माने में अब एक जो मिला है जगह, एक पहचान मिली है। हम लोग बहुत खुश हैं, हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा। सर अभी रिसेंटली हम बहरीन गए थे, वहां पर भी ऐसा था, हम बाकू गए थे, वहां पर भी ऐसा था। लाइक आई वाज सो हैप्पी कि एक टाइम था जब इसको गांव बोलते थे और आज बनारस को इतना प्राउडली लेते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे प्रधानमंत्री जी उनको इतना प्राउडली लेते हैं कि यू हैव डन सो गुड थिंग फॉर अस। सर अभी आपने अपनी पूरी रूटीन बताई, आप ऑलमोस्ट, सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप 70 की एज पे हैं सर। इस उम्र में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। अच्छा 6 महीने बाद, क्या, सॉरी। तो सर हाँ 23 मार्च, राइट? सो not 6 months, it will be 6 9। हाँ, तो सर इस एज पे जैसे बोलते हैं कि 30 जैसे ही आप एज क्रॉस करते हो, मेनी साइड इफेक्ट्स कम्स, आप इतना बैड हैबिट, हमारी मम्मा तो फिर भी एक थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस रहती थी, अच्छा खाया है तो अभी अच्छा चल लेते हैं, लेकिन हमारी एज पे हम इतना
पिज्जा बर्गर एंड ऑल खाए हैं, तो हमारे लिए कुछ टिप्स जो हमें ध्यान रखना चाहिए अपने इस उम्र पे, तो आगे हम और फिट रह सके. Okay, I would always, I don't know why, but I was a non-vegetarian to start with, and I'm still not strictly vegetarian, लेकिन मेरी अब बहुत झुकाव वेजिटेरियन की तरफ है. Okay. और मुझे लगता है वेज डाइट और अर्ली डाइट, अर्ली खाना, इनफैक्ट पुराने जमाने में लोग कहते थे कि सूर्यास्त से पहले खाना, तो मैंने करेक्ट, आयुर्वेदा में हमारी जो बातें कही गई हैं बहुत सही है. और अगर आप अर्ली खाना खा लेते हैं तो डाइजेस्ट कर सकते हैं वेजिटेरियन खाना, एंड यू वॉक आफ्टर डिनर. एंड जो मंत्रा है वो यही है कि खाने के बाद थोड़ा वॉक जरूर करना चाहिए, सुबह जरूर जल्दी उठ के नहाना चाहिए और वॉक करना चाहिए. हम लोग लेजी हो जाते हैं जब हम 10-11 बजे उठेंगे, रात को 2 बजे सोएंगे. हमने अपना सब पूरा जो हमारा सर्कैडियन रिदम है उसको खराब कर दिया, और इससे क्या हमारी बॉडी रेस्ट नहीं कर पाती. सारी डिजीजेस, सारी प्रॉब्लम्स डाइट से होती हैं. अच्छा डाइट करें, वेजिटेरियन डाइट करें, दैट्स definitely you can go for whatever if you like fish or things and chicken, go for it, but under moderation. कैसे रहने इसमें कि आप बहुत ज्यादा करने से आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. यूथ आजकल बहुत एक्सपेरिमेंट करने लग गया है. 12 घंटे नहीं खा रहा है, कोई 8 घंटे नहीं खा रहा है, कोई खाली प्रोटीन खा रहे हैं, कोई खाली मसल्स बना रहे हैं. राइट. तो अननेचुरल कुछ भी करेंगे तो इससे अफेक्ट नेचुरल नहीं. दवाइयाँ बहुत ज्यादा खाते हैं, वो ठीक नहीं है. So what do you feel about multivitamins, taking multivitamins? I don't think they have any effect. You should eat fruits and vegetables. They have enough vitamins and multivitamins. So sir, do you promote going to the gym, meditation, yoga? Yeah, 100%. Yoga, meditation, going to the gym, everything. A little bit of everything is good. तो सर ये तो हेल्थ का सेक्टर रहा. जब आपको पार्टी करनी होती है, so where you going Banaras? No, I have lots of friends and lots of officers also. लोग जाते रहते हैं उनके घरों पे, और we have lots of singing parties. We have lots of like club में भी हम लोग के काफी अच्छे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, आर्टिस्ट आते हैं वहाँ जी. तो सर बनारस में और बनारस क्लब के अलावा आप कहीं हैंग आउट नहीं करते? नहीं, हम नहीं हैंग आउट करते. बहुत से फ्रेंड्स के घर जाते हैं, तो सर रेस्टोरेंट्स जाते हैं, ताज है. Even we went to Brazilia a few days back. It's a good restaurant. And very old. Yeah, it is अस्सी घाट पे जो था वो कैंटीन ही बन गया. जी, right. उसको एक्सप्लोर करने गए थे हम लोग. अच्छा. तो अच्छा, I think कि वाराणसी में अब अच्छे जॉइंट्स आ गए हैं. लेकिन हम लोग स्टारबक्स भी गए थे. जी. और सब good आएगा. वाराणसी is coming up very quickly. बहुत अच्छा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमारा शहर. तो सर आप पुराने बनारस को मिस नहीं करते? एक अलग ही विंटेज था, एक अलग ही ऑरा था, तब का जमाना था, जहाँ आज भी महादेव के साथ वो कनेक्शन है. पुराना बनारस और नए बनारस में आपको क्या अच्छा लग रहा है? एक तो ऑफ कोर्स ग्रोथ. पुराने बनारस में एक दूसरे को सब लोग जानते थे, सबसे बड़ी बात. और एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में जो 100, 200, 300 लोग थे, लोग कम थे जी. एक ये बहुत अच्छा था कि सभी लोग जानते थे एक दूसरे को, और ट्रैवल बड़ा इजी था. किसी को जल्दी नहीं थी पुराने बनारस में. जो एक कमी मुझे अब लग रही है, अब हम थोड़ा दिल्ली कल्चर में जैसे कहते हैं, और पुराने बनारस में थिएटर्स थे, सिनेमा हॉल्स थे, आराम से जाते थे 6 बजे, 6:30 बजे, 9 बजे घर आते थे पिक्चर देखते. रिक्शे थे, ये रविंद्रपुरी और ये जहाँ आपका स्टूडियो है, ये एकदम यहाँ में हम लोग यहाँ खेलते थे. बल्कि इस एरिया में सब बच्चे, यहाँ पे वॉल्स थी चारों तरफ और बहुत बड़ा बगीचा था. ये मकान नहीं थे. सर आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या था? क्रिकेट और बैडमिंटन. और आई थिंक बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो बहुत आपको हेल्थ बेनिफिट भी देता है. बैडमिंटन खूब खेलते थे. क्रिकेट सर बनारस में ये तो है कि घाट पर भी लोग शाम को बैडमिंटन, क्रिकेट बहुत जोरों से खेलते हैं. उस समय जो लोग की बात है कि हाँ मकान पहुंचे, तो गुरुधाम वाज अ बिग क्रिकेट फील्ड, एंड इवन रविंद्रपुरी में बहुत सारे. रविंद्रपुरी में ही था,
तो कोई बच्चे सब भी जाते थे एक दूसरे से और अच्छा होता था. I visited Banaras because you could cycle from here to Sarnath हाँ. without telling your parents. हाँ, right. और पेरेंट्स को बताए बिना आप साइकिल उठाओ और सारनाथ चले जाओ. आजकल के बच्चे नहीं क्या कर करें, नहीं कर सकते. बनारस में इतना एक्साइटिंग चीजें हैं. बनारस के चाहे पान हो, चाहे वो चौक की टोस्ट हो, तो नमक वाला मलाई वाला टोस्ट होता है, व्हाइट बटर, वो तो शादियों में लोग बाहर ले जाते हैं. अभी कोई उदयपुर उनको लेके जा रहा है, तो कोई बॉम्बे में रिलायंस की शादी थी वहां से चला गया. और यहाँ की जो कुल्हड़ वाली चाय है जी, प्लस क्षीर सागर का मीठा दही और खीर कदम और कचौड़ी इतनी टेस्टी, उसके साथ कोरे की सब्जी और मलाइयो, ये सब चीजें. बनारस को तो अगर आप एज ए टूरिस्ट होंगे, हम लोग कभी कभी हमारे जब गेस्ट आते हैं तो उनके साथ बोटिंग करने जाते हैं और बजड़े पे गमो घाट जाना, वहां से फिर आना. और पुराने जमाने में तो पुरानी बोट्स के ऊपर फादर के साथ, मदर के साथ और गेस्ट के साथ हम लोग जाते थे. 80 घाट पर मैंने तैरना सीखा और उस समय तो पानी वहाँ ठीक था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन उस समय भी अक्सर लोग कहते थे उस पार जाके नहाएंगे. गंगा जी पार करके हम लोग जाते थे सर्दियों में. पानी कम उस समय था. एक शंभू नाविक था, वो बहुत अच्छा सिखाता था हम लोग. हाँ, और वो सर वो काफी फेमस भी है. हाँ, वो पानी में डुबकी लगाता था. और उसके अलावा उसका भाई शिव और शंभू 7 भाई थे. वो हम लोग के बड़े फेवरेट थे और उसने मुझे तैरना सिखाया. बड़े अच्छे 80 पर तो बहुत गजब का वातावरण होगा. बहुत ज्यादा लोग थे नहीं, पैदल चलते थे यहाँ से 80 तक घूमते फिरते पहुंच जाते थे. हम लोग खुद ही भाग दौड़ में शामिल हैं, तो अच्छा था. टांगे थे, टांगे भी नहीं, राइट सर. पतंग बहुत ज्यादा थी और लस्सी बहुत थी, लस्सी की दुकानें. और नॉनवेज कुछ ही जगह मिलता था. गदौलिया में जाम होता था और कहीं जाम नहीं था. नई सड़क गदौलिया पे जाम होता था बस. बहुत बढ़िया था. थैंक यू सो मच सर. आज आपने हमसे खूब सारी बातें की, इतना कुछ बताया अपनी जर्नी के बारे में. आई थिंक बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि आप 10 साल हमारे नेशंस को दिए हैं. और उसके बाद जब आपने एजुकेशन को ज्वाइन किया तो एक अलग ही मुकाम किया कि आई थिंक नोबडी कैन बीट इट. एक ऐसा बनारस को ऑरा दिया, एजुकेशन का ऑरा दिया, जहाँ पे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है बनारस में. और आपने कितनी सारी एक्टिविटीज की, चाहे आपने गंगा अभियान हो गया, चाहे आपका रसना में आपका अपना आपने फ्री एजुकेशन रखा है, यू हैव स्टार्टेड अ वुमेन कॉलेज एंड मेनी मोर. और आपने बनारस के बारे में इतनी सारी बातें कही. आई थिंक वो मुझे पुराने टाइम में जाके मजा ही आ गया. आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और बहुत जल्द हम ये रिलीज करेंगे एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव दिस एंड यू ऑल शुड मस्ट वॉच एंड हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.